हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सीबीएसई पैटर्न। बिकॉज आप सभी को पता है इस बार जो 12th का बोर्ड एग्जाम है वो दो पार्ट्स में लिया जाएगा, दैट इज़ टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट जो फुली बेस्ड होगा एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा पूरा, और जो टर्म सेकंड है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हैं जो चैप्टर फर्स्ट पे बेस्ड है, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय। आर एक रिलेशन है, किस पे डिफाइन किया गया? इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन मीन्स नेचुरल नंबर। आर एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड किया गया है। और डिफाइंड किस तरह से किया गया है? रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, सच दैट कंडीशन रखी गई है कि ए किसके इक्वल है? बी माइनस टू के इक्वल है। जो ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? बी माइनस टू के इक्वल है, एंड बी इज ग्रेटर देन 6। हमारे पास चार ऑप्शन है, पूछेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, चेक करते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। भाई सबसे पहले आप देख सकते हो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज वहाँ पे गिवन क्या था कि b ग्रेटर देन 6, और इसमें इस ऑप्शन में b की वैल्यू 4 है। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता भाई, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हैं तीन ऑप्शन, तीन में से कौन सा सही ऑप्शन है चेक करते हैं। भाई b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, देखिए यहाँ पे a किसके इक्वल है? a इक्वल टू बी माइनस टू के इक्वल है, और b ग्रेटर देन 6 है, मतलब b की वैल्यू 6 से बड़ी ले सकते हैं हम, ठीक है। इट इम्प्लाइज, अगर मैं b की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे 7, पुट b इक्वल टू 7, तो a कितना आएगा? a इक्वल टू 7 माइनस टू, a की वैल्यू बनेगी 5। तो पॉइंट कौन सा बन जाएगा? फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, किस तरह के पॉइंट होगा? दैट इज 5,7। ए बी की फॉर्म में पॉइंट है ना, ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो ऑर्डर्ड पेयर कौन सा बनेगा? 5,7, ये ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बनेगा। इनमें से ऑप्शन है 5,7 नहीं, 5,7 कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट पुट करते हैं भाई, पुट b इक्वल टू 8, b की वैल्यू 8 पुट करते हैं, तो a किसके इक्वल था? b माइनस टू के इक्वल है, a इक्वल टू 8 माइनस टू, a कितना बनेगा? 6। तो कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया? 6,8 पे 6,8 ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 6,8, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आर एक रिलेशन दिया गया था इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और किस तरह से डिफाइन किया गया है? रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। कंडीशन रखी गई थी ए इक्वल टू बी माइनस टू, और b ग्रेटर देन 6 है, b इज ग्रेटर देन 6। तो भी देखिए, तो b की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? b की वैल्यू स्टार्ट होगी 7 से। फर्स्टली मैंने पुट किया b इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू आ गई 5, और ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बनेगा 5,7, और 5,7 यहाँ कहीं भी नहीं है। सेकेंडली उसके बाद पुट किया मैंने b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8 पुट करने पर a की वैल्यू 6 आई, और ऑर्डर्ड पेयर बना 6,8, एंड 6,8 हमारे पास गिवन था, विच इज़ द करेक्ट आंसर। जो ऑर्डर पेयर 6,8 है ये लाई करेगा इस रिलेशन में। तो ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। अब करते हैं सेकेंड एमसीक्यू। तो सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास a इक्वल टू, a सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट है a b एंड c, एंड आइडेंटिटी रिलेशन इन द सेट a। इसमें से आइडेंटिटी रिलेशन जो ए सेट पे है वो कौन सा होगा? आइडेंटिटी रिलेशन, भाई सबसे पहले आपको आइडेंटिटी रिलेशन पता होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? लाइक मेरे पास एक सेट है, ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है? आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें क्या होता है, सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट आपको मिलता है। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट के हर एक एलिमेंट का, जो जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड किया गया है उस सेट के हर एक एलिमेंट का आपको क्या मिलता है? डबलेट मिलता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा? 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं होना चाहिए।
आप सभी ने पढ़ा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सभी को पता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में यही फर्क होता है। लाइक मेरे पास एक रिलेशन है, रिफ्लेक्स आर रिलेशन है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 3। लेट सपोज ये एलिमेंट है उसमें। रिफ्लेक्सिव में आप लोगों ने पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है, अगर आर कोई रिलेशन है जो किसी सेट पे डिफाइंड किया गया है, सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट अगर आपको मिल जाएगा, सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का डबलेट आपको मिलेगा, उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। लाइक ये रिलेशन है ए, आर एक रिलेशन है जो डिफाइंड किया गया है ऑन द सेट ऑफ ए, और ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3। तो आर रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था, रिलेशन के अंदर 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए था, 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए था, और 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए था। अगर रिलेशन के अंदर सभी एलिमेंट का डबलेट है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क क्या होता है, आइडेंटिटी में डबलेट के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में इनके डबलेट के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में इनके अलावा कोई और एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव में हम सिर्फ इनका डबलेट देखते हैं, उसके अलावा एलिमेंट हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सिर्फ डबलेट प्रेजेंट होते हैं इनके। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, आई थिंक सभी को पता चल चुका है आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है। और हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए, इस सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा, तो कौन सा होगा ये सभी को पता चल चुका है, सिर्फ डबलेट होना चाहिए, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, डबलेट। फर्स्ट ए पार्ट की बात करेंगे, इसमें ए बी है और ए सी है, किसी का डबलेट प्रेजेंट नहीं है। बी पार्ट की बात करेंगे, इसमें ए प्रेजेंट है, बी बी प्रेजेंट है और सी सी प्रेजेंट है, मतलब हर एक एलिमेंट का डबलेट यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। सी सेट में भी डबलेट है, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक और ऑर्डर पेयर है, तो सी को कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, बिकॉज बी रिलेशन में इस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन में सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होता है। डबलेट ऑर्डर पेयर मतलब सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होता है, और हर एक एलिमेंट का होगा, बट कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा इसमें। तो ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। अब करते हैं थर्ड एमसीक्यू। तो थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब उसकी डोमेन में रियल नंबर होंगे और को डोमेन में भी रियल नंबर्स हैं। डिफाइन कैसे किया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एफ इज 1 1 ऑन 2, एफ इज मैनी 1 ऑन 2, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 1 और ऑन 2 फंक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन में याद रखिए 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन सिंपल याद रखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज। 1 1 फंक्शन क्या होता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे ये डोमेन आ गई, एक और डोमेन आ गई, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन है। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनेगी, लाइक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी ये एलिमेंट है डोमेन में, और 1 2 3 4 ये एलिमेंट है को डोमेन में। तो डिफरेंट एलिमेंट की अगर डिफरेंट इमेज बनती है, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनती है को डोमेन में, तो वो क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। लाइक इस तरह से ए की इमेज 2 है, अब और किसी एलिमेंट की इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, बी की इमेज 1 है और किसी भी एलिमेंट की इमेज 1 नहीं हो सकती, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है। तो ये फंक्शन कैसा आ गया, 1 1 फंक्शन आ गया। 1 1 फंक्शन में क्या देखा जाता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जैसे ए की इमेज मैंने 2 लिखी, ए की इमेज यहाँ 2 बन रही है, तो 2 किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं होनी चाहिए।
तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है वन वन फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, याद रखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हर एक एलिमेंट की पीछे प्री मैपिंग हो रही है, प्री इमेज बन रही है, उन्हें हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। लाइक यहाँ पे एक और एलिमेंट होता 5 होता जिसकी पीछे प्री मैपिंग नहीं हो रही होती, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होना था। ऑन टू क्या होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री मैपिंग पीछे होनी चाहिए। अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री मैपिंग हो रही है, लाइक इसे मिटा दूँ तो ये फंक्शन बन गया ऑन टू फंक्शन। तो ये फ़र्क होता है ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन, ये होते हैं हमारे पास। तो हमें जो पूछा गया, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन में रियल नंबर आएंगे और कोडोमेन में भी रियल नंबर आएंगे। इस तरह से रियल नंबर में आप देख सकते हो 0 1 डेसिमल वाले सभी नंबर होंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही वैसे, 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 पॉइंट वाले नंबर भी होंगे, -2.3 -2.4, ऐसे बड़े सारे नंबर यहाँ पे हमारे पास डोमेन में होंगे। ऐसे ही नंबर कोडोमेन में रहेंगे 0 1 2 2.1 2.2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर रहेंगे यहाँ पे -1 -2 -2.1 -2.2 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ये कोडोमेन आ गई, ये भी रियल नंबर सभी और ये भी सभी रियल नंबर। f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। और डिफाइंड कैसे किया गया है, फंक्शन को कोई एलिमेंट हम देते हैं, हमें वापस क्या मिलता है, उसका स्क्वायर मिलता है। फंक्शन को एलिमेंट हम देते हैं, उसको हमें वापस रिजल्ट क्या मिलता है, उसका स्क्वायर मिलता है। अगर फंक्शन को -1 देंगे, f फंक्शन को -1 देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। 1 देने पे क्या मिलेगा, 1 देने पे भी 1 मिलेगा। भाई दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है तो ये वन वन फंक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये वन वन फंक्शन नहीं है, तो वन वन नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये भी चला गया। अब देखते हैं ऑन टू। भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ आप इस फंक्शन को डोमेन का कोई भी एलिमेंट दीजिए, रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर, और रियल नंबर का स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। आप कोई भी एलिमेंट दीजिए डोमेन का, फंक्शन को कोई भी एलिमेंट दे दीजिए, रिजल्ट हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। कोई भी एलिमेंट दीजिए यहाँ से, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज ये जो एलिमेंट हैं, नेगेटिव एलिमेंट जितने भी इसमें होंगे, उनकी पीछे प्री मैपिंग नहीं हो रही होगी। इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो गिवन फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये फंक्शन ना तो वन वन होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो ये था हमारे पास थर्ड एमसीक्यू। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ आ रहे हैं। अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास। इसमें बोला गया है सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स। हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट में 3 एलिमेंट हैं और सेकंड सेट में 4 एलिमेंट दिए गए हैं। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए, इंजेक्टिव मीन्स 1 1। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट तक 1 1 मैपिंग, 1 1 मैपिंग कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, देखते हैं। भी पूछा गया, बोला गया है ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, लाइक ए सेट आ गया, इसमें 3 एलिमेंट हैं, रख लेते हैं ए बी सी। और सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, इस सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। बोला गया सेट ए से सेट बी तक 1 1 मैपिंग कितनी पॉसिबल है, 1 1 मैपिंग कितनी पॉसिबल है। जैसे कि लास्ट एमसीक्यू में मैंने आपको बताया 1 1 मैपिंग होती क्या है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है, सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रही है, उसे हम कहते हैं 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ए की बात करें, स्टार्ट करते हैं ए से। ए के पास मैपिंग करने के लिए कितने एलिमेंट, कितनी चॉइसेस हैं इसके पास, ए एलिमेंट के पास मैपिंग करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं। ए 1 के साथ मैपिंग कर सकता है, ए एलिमेंट 2 के साथ भी मैपिंग कर सकता है, ए एलिमेंट
3 के साथ भी मैपिंग कर सकता है और ए एलिमेंट 4 के साथ भी मैपिंग कर सकता है। नो डाउट ये मैपिंग तो किसी एक के साथ करेगा, बट इसके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी के साथ भी मैपिंग कर सकता है। तो ए के पास कितनी चॉइसेस है? 4 चॉइसेस हैं ए के पास। जब ए ने किसी के साथ मैपिंग कर ली तो पीछे मेरे पास एलिमेंट यहाँ डोमेन में सिर्फ 2 बचेंगे और वहाँ सिर्फ 3 एलिमेंट बचेंगे। अब डोमेन जब ए की मैपिंग किसी के साथ हो गई, किसी एलिमेंट के साथ ए ने मैपिंग कर ली, उसके बाद हमारे पास डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट बचेंगे बी और सी, और वहाँ पे कितने एलिमेंट बचेंगे? 4 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट बचेंगे क्योंकि ए के साथ मैपिंग हो चुकी है ए की। अब बी के पास कितने ऑप्शन रहेंगे मैपिंग करने के लिए? बी के पास 3 ऑप्शन रहेंगे मैपिंग करने के लिए, ठीक है। और सी के पास जैसे बी ने मैपिंग कर ली, लाइक लेट अस सपोज दैट ए की मैपिंग हुई 2 के साथ। अब बी के पास 3 ऑप्शन है, 1, 3 या 4, और बी की मैपिंग किसी एक के साथ होनी है। लेट अस सपोज दैट बी की मैपिंग 1 के साथ हो गई। अब सी की टर्न आई, सी के पास कितने ऑप्शन है? सी के पास 2 ऑप्शन है। तो क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें यही तो सीखा था आप लोगों ने। तो यहाँ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग इंजेक्टिव मैपिंग कितनी पॉसिबल है? 4 × 3 12 × 2 24 पॉसिबल वेज हैं। 24 1 मैपिंग्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, हमें अरेंजमेंट करना है ना, अरेंजमेंट करना है तो परम्यूटेशन में फार्मूला ही पढ़ा होगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट है मेरे पास, 4p3, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 3 एलिमेंट है और मैपिंग 4 के साथ, इनके साथ मैपिंग हो सकती है, एलिमेंट 3 है तो 4p3 ये फार्मूला भी लगा सकते हो आप लोग। किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके भी 24 ही आंसर आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और यहाँ से वो तरीका यूज़ करते हैं कि ज़्यादा एलिमेंट होते हैं ना तो भैया फार्मूला यूज़ कर लेता, पर यहाँ पे मैं ऐसे ही समझा सकता था बिकॉज 3 लिमिटेड एलिमेंट थे, तो मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको बिना उस फार्मूले के कि ए के पास 4 ऑप्शन थे मैपिंग करने के लिए। जब ए की मैपिंग किसी के साथ हो गई, अब बी के पास 3 ऑप्शन होंगे और सी के पास लास्ट में 2 ऑप्शन बचेंगे। और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था, तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग कितनी पॉसिबल है? 24। तो 24 इज द राइट आंसर। अब करते हैं MCQ नंबर 5। तो MCQ नंबर 5 है हमारे पास, लेट A इक्वल टू 1 2 3। ए सेट में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और बी सेट में एलिमेंट दिए गए हैं 4 5 6 एंड 7। लेट F इज ए फंक्शन, F एक फंक्शन है जिसमें एलिमेंट इस फॉर्म में रहेंगे, 1 देने पे 4 मिल रहा है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B। स्टेट वेदर F इज 1 1 और नॉट। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 की डेफिनेशन तो सभी को पता है कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। अगर मैं इसकी डायग्राम बना लूँ यहाँ पे, तो A सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 और B सेट के एलिमेंट हैं 4 5 6 और 7। तो आप लोग देख सकते हो 1 की इमेज, 1 की मैपिंग 4 के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग 5 के साथ है और 3 की मैपिंग 6 के साथ है, ठीक है। तो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। ऐसा नहीं है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट उनकी सेम इमेज बन रही हो ना, ऐसा नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, 1 के इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, गिवन फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अब करते हैं MCQ नंबर 6। ओके। तो नेक्स्ट MCQ बहुत ही अच्छा MCQ है ये, और मैक्सिमम बच्चे आई थिंक इसका गलत आंसर देने वाले हैं। इसमें बोला गया है इफ़ ए रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3, एक रिलेशन है जो किस पे डिफाइंड किया गया है, इस सेट पे डिफाइंड किया गया है। और डिफाइंड कैसे किया गया है? इस रिलेशन के अंदर एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज 1, 2। बोला गया विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट।
इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। तो देख सकते हो भाई, पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव आप लोगों को पता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जो सेट दिया गया होता है, सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। और रिलेशन में जो सेट दिया गया है, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड किया गया है, उस सेट का हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। मीन्स अगर सेट में एलिमेंट 1 2 3 था तो सभी का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए था। 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एलिमेंट उसमें प्रेजेंट चाहिए थे, और आर रिलेशन में ये एलिमेंट नहीं है। अगर 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट रिलेशन में होते तो ये रिफ्लेक्सिव होता, बट वहाँ पे किसी का भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में सभी का, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट हैज इट्स डबलेट इन द रिलेशन। अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। हर एक एलिमेंट का होना, बट यहाँ पे तो किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, उसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें होना चाहिए। आप देख सकते हो रिलेशन में 1 2 तो है, बट इसका उल्टा 2 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन थी, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ ए बी तो बिलोंग कर रहा है, बट इसका उल्टा 2 1 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ट्रांजिटिव में कन्फ्यूजन रहती है। भाई ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ध्यान से समझिए, अगर डेफिनेशन समझिए ट्रांजिटिव की तो फिर आप सही आंसर दे सकते हो। ट्रांजिटिव में क्या बोला गया है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग करे आर में, देन ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में बोला गया है, अगर ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, इसे ट्रांजिटिव कहते हैं। बट एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है बट बी सी तो है ही नहीं है उसमें, बी सी बिलोंग ही नहीं कर रहा आर में, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। याद रखिए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग ही नहीं कर रहा आर में, बी सी को ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। दो कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की भाई, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम ए सी चेक करते हैं, ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए आर में। बट सेकंड कंडीशन, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बट बी सी तो इसमें है ही नहीं है, तो तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव ही होगा। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी यहां पर करेक्ट आंसर है। आई थिंक समझ आ गया होगा ट्रांजिटिव के केसेस, दो केसेस होते हैं ट्रांजिटिव के। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 7। वेल तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7। इसमें बोला गया है इफ आर इक्वल टू, आर एक रिलेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की फॉर्म में है, सच दैट कंडीशन रखी गई है कि x प्लस 2y किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए, और जो रिलेशन दिया गया है ये डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स यहाँ x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। राइट द रेंज ऑफ r, इस r की रेंज क्या होगी। तो आप सभी को पता है भाई, जो एलिमेंट हम फंक्शन को देते हैं या कोई रिलेशन को जो एलिमेंट हम देते हैं उसे कहते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, इनपुट कह सकते हो इसको। मीन्स जो एलिमेंट हम किसी रिलेशन को देंगे उसे डोमेन कहेंगे, और जो वापिस मुझे रिजल्ट मिलता है या आउटपुट मिलता है, जो वापिस मुझे रिजल्ट मिलता है या आउटपुट मिलता है, उसे हम रेंज कहते हैं। भाई डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
कोई भी रिलेशन है या फंक्शन है, जो एलिमेंट हम देते हैं रिलेशन को उसे डोमेन कहते हैं। जब फंक्शन को कोई एलिमेंट हम दे रहे हैं उसे डोमेन कहते हैं, और जो वापिस मुझे रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, उसे हम रेंज कहते हैं। तो जनरली हम लेके चल सकते हैं जो x यहाँ पे है, x जहाँ से आपने पढ़ा था 11th क्लास में, आपको बताया गया था कोई रिलेशन है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनता है उसे डोमेन कहते हैं, और सेकंड एलिमेंट के सेट को हम रेंज कहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे R एक रिलेशन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 4 5 7 8, ये एलिमेंट है रिलेशन के अंदर। तो रिलेशन की डोमेन क्या रहेगी, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा ना उसे हम डोमेन कहते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी 1 4 7, और रेंज क्या होगी इसकी, दैट इज 2 5 8। जनरली आपको ऐसा बताया गया था 11th क्लास में। कोई रिलेशन है इस तरह से, डोमेन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट उसे डोमेन कहते हैं, और सेकंड एलिमेंट का सेट उसे हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेंज को। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है, मींस y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। कंसेप्ट याद रखिए दिमाग में कि रिलेशन डिफाइंड किया गया नेचुरल नंबर पे, मतलब x भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और y भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, मुझे रेंज फाइंड करनी है। x प्लस 2y इक्वल टू 8 रेंज फाइंड करनी है, तो 2y आएगा 8 माइनस एक्स के इक्वल, और y की वैल्यू बनेगी 8 माइनस एक्स अपॉन 2। तो x एक नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं मैं भाई, देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 8 माइनस 1 दैट इज 7 अपॉन 2 बनेगी, और y 7 अपॉन 2 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज y एक नेचुरल नंबर है, तो y की वैल्यू 7 अपॉन 2 नहीं बन सकती। इट मीन्स x यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, यहाँ पे x 2 पुट करता हूँ, तो y बनेगा 8 माइनस 2 अपॉन 2, तो y बनेगा 8 माइनस 2 6 अपॉन 2, y की वैल्यू 3 आएगी। भाई ये कंडीशन पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की 3 आएगी, मीन्स x की वैल्यू 2 हम रख सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो बनेगा 3 रखने पर पुट x इक्वल टू 3, तो बने y आएगा 8 माइनस 3 अपॉन 2, y आएगा 5 अपॉन 2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज y नेचुरल नंबर होना चाहिए। पुट x की वैल्यू 4 रखता हूँ, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू आएगी 8 माइनस 4 अपॉन 2, y इक्वल टू 4 अपॉन 2, y इक्वल टू 2। भाई ये पॉसिबल है, x 4 रखने पर y 2 आ रहा है, 2 कंडीशन पॉसिबल है। नेक्स्ट x की वैल्यू 5 रखूँ, तो अगर मैं पुट x इक्वल टू 5 करूँ यहाँ पर, तो y बनेगा 8 माइनस 5 अपॉन 2, y आएगा 3 अपॉन 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगेन x की वैल्यू 6 रखने पर पुट x इक्वल टू 6, y बनेगा 8 माइनस 6 अपॉन 2, y इक्वल टू 2 अपॉन 2, y आ जाएगा 1। ऐसे x की वैल्यू 7 रखने पर ये बनेगा 1 अपॉन 2, 8 रखने पर 0 बन जाएगा, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। 9 रखने पर ये वैल्यू नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगी आगे। तो y की 3 ही पॉसिबल वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, 3 2 1। तो इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, फिर 3 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं y की, तो फंक्शन की रेंज होगी इस रिलेशन में, इसकी रेंज क्या रहेगी इस रिलेशन की, दैट इज 1 2 3। आई थिंक समझ आ गया होगा ये। अब करते हैं 8th MCQ। तो 8th MCQ है हमारे पास, ए सेट है, इसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4। R इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए। ए सेट पे एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है, और रिलेशन में एलिमेंट लिखे गए हैं 1 3, ऑर्डर्ड पेयर 4 2, 2 4, 2 3 और 3 1, और बोला गया द रिलेशन R इज, रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, या एक फंक्शन होगा। तो देखते हैं भाई,
रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है रिफ्लेक्सिव में क्या बताया आप लोगों को, इससे पहले भी एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया है कि जितने एलिमेंट होते हैं सेट में, जितने एलिमेंट होंगे सभी का डबलेट होना चाहिए। सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, मतलब रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। पर यहाँ आप देख सकते हो रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, बट यहाँ तो है ही नहीं है डबलेट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी मैंने। अगर ए बी प्रेजेंट है आर में, बी सी प्रेजेंट है आर में, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। तो आप लोग यहां देख सकते हो 4 2 बिलोंग कर रहा है आर में। इसकी बात करें 4 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 4 बिलोंग कर रहा है आर में। ये ए है, ये बी है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और ये 2 से स्टार्ट बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए ना आर में। ए सी मतलब 4 4 भी होना चाहिए था इसमें, बट इसमें 4 4 नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या बोला जाता है, अगर ए बी प्रेजेंट है आर में, बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ 4 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 4 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 4 4 भी बिलोंग करना चाहिए था, जो कि इस रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फंक्शन की बात भी कर लेते हैं, फंक्शन होगा कि नहीं होगा। फंक्शन क्या होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसे हम फंक्शन कहते हैं। भाई इस रिलेशन में देखा जाए भाई 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 3 भी है, डोमेन के एक सिंगल एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो फंक्शन तो नहीं हो सकता है। फंक्शन की प्रॉपर्टी है डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है, बट यहाँ पे डोमेन में 2 की इमेज 4 और 2 की इमेज 3, एक एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, फंक्शन तो नहीं हो सकता। अब लिखा गया सिमेट्रिक नहीं होगा, ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, ये 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, और सिमेट्रिक के लिए 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और 3 2 यहाँ नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक इज द राइट आंसर, नॉट सिमेट्रिक इज द राइट आंसर। तो ये था एमसीक्यू नंबर 8। अब लास्ट 2 एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद लेक्चर को पेंडिंग करते हैं। तो 9th एमसीक्यू है हमारे पास, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एल ऑफ लाइन्स। सेट कौन सा दिया गया मुझे, सेट ऑफ लाइन्स, लाइन्स का सेट दिया गया है, और आर एक रिलेशन इस पर डिफाइन किया गया है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, रिलेशन के अंदर कौन सी लाइन्स होंगी जो आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो रिलेशन में लिखी जाएंगी, वही ऑर्डर पे रिलेशन में आएंगे। जो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं वही रिलेशन में लिखी जाएंगी। देन रिलेशन आर इज, ऑप्शन दिए गए हैं, रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, या सिमेट्रिक ओनली। तो देखते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट चाहिए रिलेशन में। सेट कौन सा है, सेट ऑफ लाइन्स, और रिलेशन में एलिमेंट कौन से आते हैं, जो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं वही रिलेशन में लिखी जा सकती हैं। तो वे सेम सेम लाइन की बात करेंगे, L1 और L1 ये सेम सेम रिलेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप सभी को पता है हर एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, बट हर एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो L1 L1 बिलोंग नहीं करेगा, सेम सेम लाइन जो होगी वो रिलेशन में नहीं आ सकती। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये तो गलत हो गया भाई। इक्विवेलेंस कौन सा होता है, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। सेकंड, सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर फर्स्ट लाइन L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 लाइन के, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि L2 लाइन परपेंडिकुलर है L1 लाइन के। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के परपेंडिकुलर होने का मतलब है L1 L2 बिलोंग करेगा R में,
और L2 L1 के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि L2 L1 बिलोंग करेगा R में। अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में और इसका उल्टा L2 L1 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो रिलेशन तो होगा सिमेट्रिक तो होगा भाई, सिमेट्रिक होगा ये रिलेशन। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव में 3 लाइन लेके चलते हैं, आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। अगर सपोज कीजिए L1 लाइन है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, L1 L2 बिलोंग करना चाहिए R में, L2 L3 ये भी बिलोंग करना चाहिए R में, L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, तो L1 L3 भी बिलोंग करना चाहिए R में। देखते हैं यहाँ पे ये L1 लाइन है, L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, और बिलोंग कब करेगा, जब परपेंडिकुलर होगा। अगर L1 लाइन इस तरह से है तो L2 लाइन फिर इस तरह से होगी, तभी ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे और ये दोनों लाइंस बिलोंग करेंगी R में। नेक्स्ट L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, तो L2 लाइन इस तरह से है तो L3 लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी कुछ इस तरह से, तो L2 L3 भी बिलोंग कर रहा है R में। अगर मैं L1 और L3 को देखूं, ये बिलोंग करेगा R में भाई, L1 लाइन और L3 लाइन ये दोनों लाइन्स तो पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर लाइंस बिलोंग करती हैं R में, पैरेलल तो नहीं करती, मतलब L1 L3 बिलोंग नहीं करेगा R में, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिक ओनली इज द करेक्ट आंसर। आप करते हैं इसका लास्ट MCQ। भाई ये लास्ट MCQ है। R एक रिलेशन है, उसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। कंडीशन रखी गई है x + 2y किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और ये रिलेशन नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है। बोला गया रेंज क्या होगी R की रेंज क्या होगी। यहाँ पे नेचुरल नंबर का मतलब है x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे। ऐसे इससे रिलेटेड एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा MCQ हम इससे पहले भी कर चुके हैं। तो रेंज मतलब सिंपली यहाँ से देख सकते हो, डोमेन मीन्स x की वैल्यू को डोमेन और y की वैल्यू को रेंज कहा जाता है। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, x + 2y = 8 है, 2y किसके इक्वल आएगा, 8 - x के इक्वल, और y आएगा 8 - x/2 के इक्वल। y की वैल्यू क्या होगी, 8 - x/2। तो वैल्यूज यहाँ क्या क्या रख सकता हूँ मैं, x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, खुद देख सकते हो भाई, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y की बनेगी 7/2, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की कितनी बनेगी, 8 - 2 6/2 3। x की 2 पुट करने पर y की 3 आ रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू एक तो 3 आ गई, y की वैल्यू 2 पुट करने पे 3 आ गई है। अगर x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ y की आएगी 5/2। x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो y की 2 आएगी। x की वैल्यू 5 पुट करने पर 8 - 5 3/2 बनेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। x की वैल्यू 6 पुट करने पर 8 - 6 2/2 1 आएगी। x की वैल्यू 7 पुट करने पर 1/2 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 8 पुट करने पर आंसर 0 आएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। 9 पुट करने पर आंसर नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। आप तो नेगेटिव तो है ही नहीं भाई, x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो 3 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 2 और 3। तो द राइट आंसर इज 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये MCQs समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा किसी भी MCQ में, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ पॉजिटिव फीडबैक दीजिए ताकि मैं ऐसी वाली और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू।